वेलकम बच्चों, आपका अपनी क्लास द केमिकल शिक्षा में एक बार फिर वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, हमें जब भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंबल का। तत्व को संकेत से दर्शाते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, बेरिलियम को Be से, बोरॉन है तो B, कार्बन है तो C। ये सब सिंबल हैं किसको शो करने के लिए? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी तरह यदि मुझे किसी कंपाउंड को बताना है, इट इज़ अ कंपाउंड, तो कंपाउंड को किससे शो किया जाता है? फॉर्मूला से। अब ये कंपाउंड बनता कैसे है? तो जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में एक फिक्स प्रपोर्शन में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। ये एक मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। H2O वाटर लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो कंपाउंड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फॉर्मूले से। और एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबल से। कंपाउंड में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट आर मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन तो कंपाउंड बनता है। अब जब भी हमें ये बताना है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो केमिकल रिएक्शन को, जैसे एलिमेंट को सिंबल से, कंपाउंड को फॉर्मूले से, उसी तरह केमिकल रिएक्शन को हम किससे शो करते हैं? केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शन कुछ हो रही है, कोई भी दो एलिमेंट, मोर देन 2 कंपाउंड्स, ये आपस में रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नए प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन हुई और उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो चाहिए उसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे, जिससे रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगी? केमिकल इक्वेशन होगी। तो केमिकल इक्वेशन को यदि मैं डिफाइन करूं कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन इज़ अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन। किसका ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन? ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अभी मैंने बताया केमिकल इक्वेशन किसको डिफाइन करती है? केमिकल रिएक्शन को। अब कैसे डिफाइन करती है? तो इन टर्म ऑफ सिंबल और फॉर्मूला। क्लियर है? सिंबल एंड फॉर्मूला के रूप में जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज अ brief representation of a chemical reaction in term of symbol and formula of the substance। अब देखिए, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि Na2CO3 react with H2SO4 and gives Na2SO4 plus CO2 plus H2O, then it is a chemical इक्वेशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? किसी केमिकल रिएक्शन को। अब रिएक्शन जिन दो के बीच, जिन दो सब्सटेंस के बीच होती है उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन के बाद वो जिसमें चेंज हो जाते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट। तो जो आपस में रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट और जो प्रोड्यूस होंगे वो प्रोडक्ट। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन के लिए क्या क्या इसेंशियल है? सबसे इसेंशियल चीज़ है कि कोई एक्चुअल केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए जिसको वो रिप्रेजेंट करेगी। तो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। यदि कोई रिएक्शन नहीं होती है तो हम उसे कभी भी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। दूसरी चीज़, जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है, जो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड से क्या मतलब है? कि जितने एटम आपके सोडियम के यहाँ हैं उतने ही एटम आपके सोडियम के दूसरी ओर भी हों। जितने आपके कार्बन के एटम यहाँ हैं उतने ही एटम दूसरी ओर भी हों। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ एटम। क्लियर है? तीसरी बात है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है इट शुड बी मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर से क्या मतलब है?
तो जैसे हाइड्रोजन है, मान लीजिए मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी है और H2O बनाना है, तो हाइड्रोजन मुझे कभी भी H के फॉर्म में नहीं मिल सकता, ये H2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन कभी भी O के फॉर्म में नहीं मिल सकता, ये O2 के फॉर्म में मिलता है। इसलिए H2O में जब भी हम इसको बताएं तो हमें H2 + O2 लेना है और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसमें आगे 2 लगाना है, क्योंकि हमारा इक्वेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते समय हमें जो आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए कि वो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी चीज़ें जो केमिकली रिएक्ट नहीं होती हैं या जो नए प्रोडक्ट में चेंज नहीं होती हैं, उन्हें हम कभी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा शो नहीं कर सकते। जो हमारी केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ एटम्स बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। और जो एटम्स हैं, जो भी आपकी रिएक्शन है उसमें एटॉमिक रूप जो फॉर्म है वो कभी आप यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा उसमें कैसी फॉर्म यूज़ होनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स यूज़ होनी चाहिए। तो ये थी किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है। ये हमें क्वालिटेटिवली भी इंफॉर्मेशन देती है कि कौन कौन है रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, और क्वांटिटेटिवली हमें देती है। क्वांटिटेटिवली मतलब कितना है, कितने से रिएक्ट करेगा, जैसे कितना सोडियम कार्बोनेट कितने H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, इसका कितना अमाउंट बनेगा, ये कितनी CO2 रिलीज़ हुई वहाँ पर, ये सब जानकारियाँ भी हमें इससे मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली ये हमारे लिए कितनी यूज़फुल होती है और इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो आप अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको ये हमें 2 तरह से इन्फॉर्म करेगी। एक क्वालिटेटिवली इन्फॉर्म करेगी, क्वालिटेटिवली मतलब ये हमें बताएगी कि इसमें रिएक्टेंट कौन है, नेम ऑफ रिएक्टेंट, नेम ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन को हम देखकर बता सकेंगे कौन सी चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और कौन से प्रोडक्ट आपस में बन रहे हैं। क्वांटिटेटिवली ये हमें क्या बताती है, तो क्वांटिटेटिवली ये हमें सबसे पहले बताएगी कि एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है। एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों के एक्चुअल नंबर की जानकारी हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर मिल जाती है। दूसरा कि ये उनके रिलेटिव मासेस की जानकारी दे देती है। जैसे देखिए इस रिएक्शन को आप देखें तो आपको देखने से समझ में आ रहा है, एक CaCO3 एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल HCl से रिएक्ट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड, एक मॉलिक्यूल H2O और एक मॉलिक्यूल किसका बना रहा है, CO2 का बना रहा है। तो पहले हमें ये समझ में आ गया। सबसे पहले तो ये समझ में आया कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेंट है, कैल्शियम क्लोराइड वाटर और CO2 प्रोडक्ट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे हमें पता चला। अब ये हमें उसके रिलेटिव मास को बताती है। रिलेटिव मास कैसे, देखिए एक कैल्शियम का वेट होता है 40, एक कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, 1 ऑक्सीजन हैविंग वेट 16, 16 3 = 48, तो कुल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 100, टोटल वेट ऑफ CaCO3। H का वेट एटॉमिक वेट 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, 36.5 एक का है, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 36.5 = 73। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यदि हम 100 ग्राम CaCO3 लेते हैं तो रिएक्ट करने के लिए हमारे पास कितने ग्राम HCl होना चाहिए, तो वी हैव 73 ग्राम ऑफ HCl, है ना। 100 ग्राम CaCO3 को कम्प्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए कितने HCl की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हमें कितना चाहिए, तो वी नीड 73 ग्राम ऑफ HCl। अब इसमें कितना CaCl3 बन रहा है ये भी हमें पता चलेगा कि कितना प्रोड्यूस हुआ ये। तो एक कैल्शियम का वेट है 40, एक क्लोरीन का 35.5 है, तो क्लोरीन नंबर ऑफ क्लोरीन 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 + 71, है ना। 71 और 40 को जोड़ा आपने तो 11, क्लियर है। 111 H2O का कितना आ जाएगा 16 + 2 18,
CO2 का कितना आ जाएगा 32, इसका हो गया, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 प्लस 12 इजिकल टू 44। अब देखिए यहाँ से जितना आप इसका टोटल करेंगे उतना ही टोटल इनका आएगा। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कि जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है, तो दोनों का वेट कैसा आएगा, इक्वल आएगा। अब इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यदि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कम्प्लीटली करे तो उसे कितना HCl चाहिए, तो हाउ मच अमाउंट 73 ग्राम ऑफ HCl। इसके रिएक्ट करने पर कितनी क्वांटिटी CaCl2 की बनेगी, तो 111 ग्राम। वाटर कितना प्रोड्यूस होगा 18 ग्राम। CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी 44 ग्राम। तो ये हमें इस रिएक्शन को ही देखकर समझ में आ गया। फिर ये हमें बताती है कि रिलेटिव नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के मोल कितने हैं। तो देखिए जब जो भी फॉर्मूला है वो हमेशा उसके एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है 1 मोल CaCO3 को रिएक्ट करने के लिए कितने मोल HCl की ज़रूरत है, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपस में रिएक्ट होंगे तो कितने मोल कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो ये सब चीज़ें हमें केवल इस रिएक्शन को देखकर समझ में आ जाती हैं। अब इसका यूज़ हम आगे देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी न्यूमेरिक्स को सॉल्व करने में। स्टियोशियोमेट्री के न्यूमेरिक्स हैं उनको सॉल्व करने में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें केमिकल इक्वेशन जो है वो क्वालिटेटिवली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम बताती है, और क्वांटिटेटिवली क्या बताती है, एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिलेटिव मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिलेटिव नंबर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और यदि कोई गैस है तो वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यदि गैस उसमें इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये इसके 1 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 1 मोल का वॉल्यूम मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया है कि किसी भी गैस के 1 मोल में हमेशा वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो 22.4 लीटर। तो यहाँ कितनी CO2 बनी 22.4 लीटर वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि 1 मोल CO2 यहाँ पर हमारी प्रोड्यूस हो रही है ना। तो इसको देखकर हम इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। अब इतनी चीज़ों की जानकारी तो हमें मिलती है, लेकिन उसके बाद भी केमिकल इक्वेशन में कुछ लिमिटेशंस थी जिनको रिमूव किया गया। पहले लिमिटेशंस क्या थी, यदि हमने केमिकल इक्वेशन को ऐसा लिखा है तो इसमें हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सब्सटेंस की जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है। तो फिज़िकल स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए बाद में उसे कैसे रिमूव किया गया कि जो भी हम सब्सटेंस लें ब्रैकेट में यदि वो सॉलिड है तो S लिख दें, यदि वो लिक्विड है तो L लिख दें, यदि वो पानी में घोलकर बनाया गया है उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है तो सॉलिड के लिए हमें क्या S लगाना है, किसके लिए, सॉलिड स्टेट के लिए, L लगाना है लिक्विड के लिए, AQ लगाना है जिसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और G लगाना है फॉर गैस के लिए। जैसे CO2 गैस के रूप में प्रोड्यूस हुई, वाटर किस रूप में है, तो वाटर यहाँ लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेगा। कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड होगा। HCl गैस होती है जिसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो कोई भी चीज़ जो वाटर में डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन बनाती है उसके लिए हम AQ लिखते हैं। तो इन बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि सॉलिड S को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी चीज़ सॉलिड है तो हम उस सब्सटेंस के साथ, उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ ब्रैकेट में नीचे S लिखेंगे। यदि वो वाटर में डिज़ोल्व करके बनाई गई है तो उस रिएक्शन में हम क्या शो करेंगे, AQ शो करेंगे। AQ बताता है एक्वस को। यदि वो लिक्विड स्टेट में है तो ब्रैकेट में L लगाएंगे, और यदि वो गैसियस स्टेट में है तो G लगाएंगे। इस तरह पहली प्रॉब्लम कि किसी इक्वेशन को लिखने पर हमें उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्लियर नहीं हो रही, उसका इस तरह से क्या कर दिया गया, रिमूवल कर दिया गया। दूसरी बात ये आई कि जब भी हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं तो इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसके कंसंट्रेशन हमें पता नहीं चलते। तो इसके लिए जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं यदि वो कंसंट्रेट है तो उसके आगे CONC, और यदि वो डाइल्यूट है तो उसके लिए क्या लगा देते हैं, DIL। डाइल्यूट के लिए क्या लगाते हैं, डाइल्यूट यदि है, डाइल्यूट HCl है तो हम रिएक्शन को लिखते समय DIL लगाएंगे। यदि कंसंट्रेटेड HCl है तो हम उसके लिए CONC वर्ड का यूज़ करेंगे, और ये वर्ड हमेशा इनके या तो नीचे या तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में सामने की ओर लिखे जाएंगे। क्लियर है।
उसी तरह अगला आया कि इस रिएक्शन को देखकर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिएक्शन किस टेम्परेचर और प्रेशर पर होगी या इसमें कैटलिस्ट कौन है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो सॉल्यूशन निकाला गया वो ये कहा गया कि जो भी सब्सटेंस जिस भी फॉर्म में है वो तो आप शो करेंगे ही करेंगे, साथ में उनके लिए यदि कोई कैटलिस्ट है तो वो कैटलिस्ट इस एरो के ऊपर और उसका टेम्परेचर इस एरो के ऊपर और प्रेशर भी इस एरो के ऊपर या नीचे हम शो कर देते हैं। तो इससे हमें कैटलिस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर की जो प्रॉब्लम थी कि पता नहीं चल रहा है उसको देख कर कि क्या है, वो भी सॉल्व हो गई। फिर स्पीड ऑफ अ रिएक्शन पता नहीं चलती है, तो स्पीड ऑफ अ रिएक्शन को पता करने के लिए साथ ही स्लो या फास्ट लिख दिया जाता है। तो स्लो यदि लिखा है मतलब रिएक्शन बहुत स्लोली कंप्लीट हो रही है, और यदि फास्ट लिखा है मतलब रिएक्शन विद इन सेकेंड्स, पार्ट ऑफ अ सेकेंड्स में होगी। उसी तरह यदि किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, और यदि किसी में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो यदि हीट इवॉल्व हो रही है तो प्लस करके हीट लिख दी जाती है जितनी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है, और यदि वो एब्जॉर्ब हो रही है तो माइनस करके हीट लिख दी जाती है। तो प्लस हीट बताती है कि रिएक्शन एक्सोथर्मी है, और माइनस हीट बताती है कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर यदि किसी रिएक्शन में मान लीजिए मैंने AgNO3 लिया, उसमें NaCl मिलाया, इसको मिलाने पर AgCl का वाइट PPT मिला। PPT मतलब जो नीचे बैठ जाता है, जैसे आप पानी में रेत घोलें तो रेत नीचे बैठ जाती है ना, तो उसी तरह जब भी हम सब्सटेंस को मिलाएं और कुछ गाढ़ा सा सब्सटेंस नीचे बैठ जाए तो उसे PPT कहते हैं। तो इसमें वाइट रंग का हमें प्रेसिपिटेट मिलता है, और यहाँ क्या मिलता है, NaNO3। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेसिपिटेट मिला है, तो जब भी किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो उसे नीचे के एरो द्वारा शो कर दिया जाता है। यदि किसी रिएक्शन में कोई गैस बनती है, जैसे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ने रिएक्ट किया और अमोनिया गैस बनाया, तो गैस को शो करने के लिए एरो ऊपर की ओर लगा दिया जाता है। तो ऊपर का एरो गैस को और नीचे का एरो किसको बताता है, प्रेसिपिटेट को बताता है कि वो सब्सटेंस प्रेसिपिटेटेड। और अब कई रिएक्शंस होती हैं जो केवल एक डायरेक्शन में होती हैं, जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। कई होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में होती हैं। तो रिवर्सिएबल रिएक्शन को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो रिवर्सिएबल रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन के एरो से शो किया जाता है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को और ये अपोजिट डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। तो इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है किसी भी रिएक्शन को लिखते समय। सबसे पहली बात तो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट उसमें होनी चाहिए कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। यदि हमने कोई एसिड लिया है तो बेस लिया है तो वो कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, डाइल्यूट है तो DIL, कंसनट्रेटेड है तो CONC लिखते हैं। यदि प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके गैसीय प्रोडक्ट बना रहे हैं तो गैसियस प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, ऊपर की ओर एरो। यदि कोई प्रेसिपिटेटेड हो रहा है तो नीचे की ओर एरो लगाया जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर को एरो के साइन पर शो कर दिया जाता है, और जो भी उसमें कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट एरो के निशान के ऊपर लिख दिया जाता है कि एरो के निशान के ऊपर जो भी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, उसका कैटलिस्ट होता है। तो इतनी बातों का आपको रिएक्शन को लिखते समय ध्यान रखना है। आई होप कि अब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखकर ये समझ लेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो हमें क्या बताना चाह रहा है। मान